जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम 2025 के एडिटोरिया के खाके सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम जो है, यहाँ से आपका जो एग्जाम में पेपर डायरेक्ट आने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करेंगे। आप इस सीरीज को देख लीजिएगा। टोटल जो आपका 20 सेट है, 20 सेट में अगर 100 क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आपको 20 से 40 से 50 क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पे मिलेगा। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे आपके मेंटल एबिलिटी पे वो डिपेंड करेगा। तो इस सेट का जो है आपका मैंने इस एग्ज़ाम को आपका क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स से किया है। तो ये हमारा जो है मेंस के मार्कशीट है। आप देख सकते हो कि 162 नंबर मेरे मुझे आए हुए हैं, और 162 नंबर जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स है। आपका 200 में आपका 162 यहाँ पे आया हुआ है, और कटअप जो है था उस टाइम वहाँ पे 150 के अराउंड गया था। आप देख सकते हैं कटअप से आपका 12 से 13 नंबर, 12 से के आसपास जो है 12 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मेरा है। और जो अनलाइकली जो था आपका चेस्ट में बाहर हो गया था, हाँ चेस्ट यहाँ पे बाहर हो गया था, तो वो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर हो गया। और बाकी जो है आपका 162 यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। तो इसलिए वजह से मैं आपका मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरे मेंटरशिप में आके प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज आपका वेलकम है। और इसका जो आपका टेलीग्राम, इसके लिए जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में और साथ में जो आपका कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पिन किया हुआ है। कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से कोई भी काम पड़ता है, चाहे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, चाहे मेंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप हमसे फ्रीली आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी आगे जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में भी और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है आपका किस में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो आपका किसके अवार्ड जो है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जो हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर दे रखा है डी दे रखा है कि हिंदी साहित्य जो है आपका, उसके हिंदी साहित्य हो गया आपका रसखान हो जाएगा। फिर उर्दू का हो जाएगा आपका यहाँ पे ज्ञानचंद्र जैन हो जाएंगे। संगीत एवं नृत्य कला हो जाएगा सविता देवी हो जाएंगी यहाँ पे। और आपका चित्रकला हो जाएंगे सतीश चंद्र। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्षेत्र है और ये व्यक्तित्व है, ठीक है। इनके साथ आपको सुमेलित करना है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है आप इसको। तो यहाँ पे क्या था आपका, हिंदी लिटरेचर के रसखान हो जाएंगे, उर्दू के आपका ज्ञानचंद्र जैन हो जाएंगे, म्यूजिक एंड डांस के लिए सविता देवी हो जाएंगे, और पेंटिंग के लिए सतीश चंद्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टू क्या है। कलारीपट्टू जो है केरल का मार्शल आर्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो कलारीपट्टू कहाँ पे मिलता है, तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के फॉर कलारीपट्टू, के फॉर केरला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका मार्शल आर्ट है आपका एक तरह का। तो व्हाट इज द कलारीपट्टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो कलारीपट्टू क्या है इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के में, तो ये है आपका एंशियंट मार्शल आर्ट है, जो कि आपका कहाँ पे, सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में मिलता है, जहाँ जैसे कि आपका केरला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाकुंभ जो है कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। तो 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज महाकुंभ टेक प्लेस। महाकुंभ जो टेक प्लेस होता है वो आपका 12 सालों में एक बार आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे द ऑथर ऑफ द बुक टुवार्ड्स अ स्ट्रगल वाज, तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक के लेखक है कौन है? तो ये है आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। संघर्ष की ओर पुस्तक है कौन, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, इनके साथ है आपका, इनका रोल आज़ाद दस्ता में भी काफ़ी फेमस है, आज़ाद दस्ता को फाउंड किए थे। इसके साथ जो है आपका गुरिल्ला टेक्निक में ये फेमस थे, यहाँ पे गुरिल्ला टेक्निक में युद्ध, छापामार युद्ध करते थे अंग्रेजों के साथ। और राम मनोहर लोहिया आपका अंडरग्राउंड एक्टिविटी के लिए जाने जाते थे। राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता ही है कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, आप उस बुक का नाम बताएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल क्या है? नेक्स्ट है आपका, श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल है कौन सा? तो समाधि स्थल ऑफ श्रीमती कस्तूरबा गांधी लोकेटेड विद इन, तो किसके विद इन में लोकेटेड है? तो ये आपका आगा खां महल पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगा खां पैलेस में आपका इनका समाधि स्थल है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी कौन है? गांधी जी की वाइफ है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो साथ का देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था, ये आपका गलत है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था, देख सकते हैं भाई। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी की प्रशंसा है, हो सकता है। उन्होंने प्राचीन भारत और संस्कृति का गौरवान किया, ये तीनों तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ तो ये तो गलत होने का चांस नहीं होगा। और बाकी एक स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था उन्होंने आर्थिक पक्ष का उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि कपड़ों को जलाना चाहे जो भी हो, वो सब हमारे देश के अहित के लिए है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रविन्द्रनाथ टैगोर इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? तो आपका ही सपोर्ट, ये वो सपोर्ट नहीं किए थे, याद रखिएगा, वो सपोर्ट नहीं किए थे इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, सपोर्ट नहीं किए थे। नेक्स्ट है, 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था, तो आज़ाद हिंद फौज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1942, तो आज़ाद हिंद फौज जो है कब अस्तित्व में आया था? तो आपका जापान में आया था, ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज है कब आया था? तो 1942 में आया था, और ये जापान में हुआ था। सिंगापुर में एंट्रीम गवर्नमेंट की, यानी आपका जो है सिंगापुर में जो है आपका गवर्नमेंट बनाए थे इन्होंने, तो सिंगापुर में बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो इन विच ईयर द रिजोल्यूशन फॉर डिमांडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज पास बाय द मुस्लिम लीग, यानी जो आपका कह रहा है कि जो रिजोल्यूशन था आपको पाकिस्तान का डिमांड का पाकिस्तान इस्टेब्लिश करने का डिमांड जो था वो किस लीग में, किस मुस्लिम लीग में पास किया गया था, किस मुस्लिम लीग के सेशन में पास किया गया था? तो 1940 का सेशन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। लाहौर कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, और ये लाहौर के मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है आपका प्रोमिनेंट लीडर इनमें से कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे आपके आचार्य नंददेव थे। कौन थे? तो ये हो जाएंगे आचार्य नंददेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आचार्य नंददेव हो जाएंगे। एम.एन. रॉय किससे संबंधित है? तो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका रीजनिंग का है, तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का है, और इसका आंसर मैं बता दूँ कि इसका ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे डी। नेक्स्ट है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यों का जो है आपका अस्पृश्यों का जो सामाजिक आर्थिक सुधार है वो आपका संपन्न कर सकते हैं किसे? कुटीर उद्योग स्थापित करके। यानी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द अनटचेबल्स कैन बी अकम्प्लिश थ्रू, यानी कह रहा है कि महात्मा गांधी की जो अनटचेबल का सोशियो इकोनॉमिक जो आपका स्टेटस होता है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं हम किसके थ्रू? तो यहाँ पे हम कॉटेज इंडस्ट्री को लगा के, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जो अनटचेबल है हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में आता है? तो अनटचेबल का है आर्टिकल 17, यहाँ पे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताता है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे,
वर्ष 1817 के विद्रोह के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसे मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। ठीक है, तो कौन था? तो ये थे हमारे कौन? तो ये थे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के वह नेता थे, वह लीडर थे जिनके मित्र ने धोखा दिया और जिससे जो है अंग्रेजों ने उनको बंदी बना के उनको मार डाला था। यानी विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु अमंग द फॉलोइंग बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड एंड वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश। यानी 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कौन लीडर था जो अपने दोस्तों के द्वारा जो है बिट्रेड दिया गया, धोखा दिया गया और वो अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था फिर कैप्चर करके। तो तात्या टोपे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कि आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका यहाँ पे आपका एक्सला चैपली के संधि से हुआ था। एक्सला चैपली के संधि से आपका हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो आपका यहाँ पे पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक संधि जो आपका पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपका यहाँ पे अनिर्णायक युद्ध रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है अनिर्णायक युद्ध रहा था। अब प्रथम मैसूर युद्ध जो आपका वो उसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश का हार हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला चैपल की संधि से आपका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका यहाँ पे पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपका अनिर्णायक रहा था और प्रथम मैसूर में ब्रिटिश की हार हो गई थी। ठीक है, तो यही सिंपल यहाँ पे है कि पहला कर्नाटिक वार में क्या हुआ था? जो एंड हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वार जो आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ था। और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है यहाँ पे इसी को 7 ईयर वॉर कहते हैं। इसी को 7 ईयर वॉर इसको यहाँ पे कहते हैं। और इसी के बीच में आपका यहाँ पे बैटल ऑफ बंदीवास हुआ था 1759 में। ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वार जो आपका ये आपका इसमें इनडिसिसिव वार हुआ था, इसमें कोई निर्णायक नहीं रहा था। और फर्स्ट मैसूर वार में आपका पहले मैसूर वार में अंग्रेजों को डिफीट मिला था। नेक्स्ट है वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। हु वॉज द कमांडर हुम द सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट टू सप्रेस शिवाजी इन 1659। याद रखिएगा कि सुल्तान ऑफ बीजापुर यानी कौन कमांडर था? सुल्तान ऑफ बीजापुर ने किस कमांडर को भेजा था शिवाजी की मृत्यु करने के लिए, शिवाजी को दबाने के लिए? वो कौन था? ये थे आपके अफजल खां हो जाएगा। याद रखिए अफजल खां औरंगजेब ने नहीं भेजा था। बहुत लोग होते हैं कि अफजल खां लगा देंगे औरंगजेब या फिर आपका मुगल का लगा देंगे, अकबर लगा देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? पलट कर उसी को मार देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर हैज मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हिंदी लिटरेचर? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर था जिसने आपका हिंदी लिटरेचर में काफ़ी अहम योगदान दिया था? तो कौन था ये? तो ये थे आपके अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा खरा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो पहला आपका दीवाने मुस्तखरा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने खोला था। दीवाने अमीर कोही किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस टाइप का था ये? आपका ये कौन सा डिपार्टमेंट था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। फिर दीवाने खैरात जो आपका फिरोज शाह तुगलक था, ये आपका डोनेशन डिपार्टमेंट था, जहाँ पे खैरात दिया जाता था, डोनेट किया जाता था। दीवाने रियासत आपका बलबन नहीं है। ठीक है, दीवाने रियासत जो आपका बलबन यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। आप एक बार देख लीजिएगा दीवाने रियासत जो आपका किसने इस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आमिर कोही हो जाएगा आपका, दीवाने आमिर कोही आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। आपका दीवाने रियासत जो आपका ये आपका बलबन नहीं होगा। कौन होगा? मे बी मोस्ट चांसेस इल्तुतमिश हो सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? यानी इन विच लैंग्वेज इज कुरल ए कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम? तो कुरल क्या है, किस भाषा में है? तो ये है आपका
तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज इज कुरल ए कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम? कुरल क्या है? कुरल जो है एक रिलीजियस पोएम है जो कि आपका किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन? चोल एडमिनिस्ट्रेशन का इनमें से कौन सा फीचर है, कौन सा विशेषता यहाँ पे है? तो यहाँ पे जो आपका ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्ता होती थी, ऑटोनॉमी होता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपका चोलों का जो आपका क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयालय हो जाएगा। चोल डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये था आपका राजेंद्र चोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पा स्थल? तो हड़प्पा स्थल जो इनमें से कौन सा नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन में आया हुआ था सौगारो के नाम से। यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे चनुद्रो इसका हड़प्पा स्थल है। कहाँ पे है आप मेरे को बताइएगा। कोट डिजी आपका ये भी बताइएगा कहाँ पे, लोथल भी कहाँ पे आप मेरे को बताइएगा। सौगोरा जो आपका, ये आपका हड़प्पा का साइट नहीं है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था सौगोरा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सौगोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका हड़प्पा साइट नहीं है। बाकी कोट डिजी है, लोथल आपका गुजरात में हो जाएगा, चनुद्रो आपका कहाँ पे है? सिंध में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तीर्थंकर पर विचार कीजिए तथा उनके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ बताना है कौन सा इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका ऋषभदेव आएंगे, सबसे पहले थे ऋषभदेव। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आएंगे आपका अजीत नाथ आएंगे, पार्श्वनाथ तो लास्ट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे अभिनंदन। और पार्श्वनाथ कैसे आपके 23वें तीर्थंकर थे, जिनका क्या था? पार्श्वनाथ स्निग्ध था ना, स्निग्ध था। और इसके बाद क्या है? पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर महावीर होते हैं। तो याद रखिए पहले कौन थे? पहले ऋषभदेव थे, फिर उसके बाद अजीत नाथ आए, उसके बाद अभिनंदन आए, उसके बाद आपका पार्श्वनाथ आए। तो यहाँ पे 3 2 1 4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऋषभदेव, अजीत नाथ, फिर अभिनंदन, फिर उसके बाद पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? यानी विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? किस कमिटी ने सुझाव दिया था कि हमें कंपटीशन एक्ट 2002 लाना चाहिए? तो ये जो कमिटी थी वो थी आपकी कौन सी कमिटी? तो आपका एस.वी.एस. राघवन समिति थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। एस.वी.एस. राघवन समिति ने कंपटीशन एक्ट 2002 लाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है आपका, व्हाट इज द भंडारी कमेटी रिलेटेड टू? तो भंडारी कमेटी का संबंध है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीजनल रूरल बैंक जो आपका किससे संबंधित है? भंडारी कमेटी से। तो भंडारी कमेटी किसका हो जाएगा? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीजनल रूरल बैंक हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, ये आपका भंडारी कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा होता है आपका भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। याद रखिए, भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है कि भारत सरकार को अपने उन एक्सपेंडिचर के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू बोरो टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर दैट डजंट क्रिएट कैपिटल एसेट। यानी उन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए उधार लिया जाता है, बोरो लिया जाता है, जिस पर जो है किसी भी प्रकार का क्या होता है? कैपिटल एसेट नहीं हो पाता है। तो वही हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इन विच स्टेट वाज द अंत्योदय प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड? तो अंत्योदय प्रोग्राम को पहली बार किस स्टेट में लाया गया था? तो ये था आपका राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में आया था? ये आपका किस में आया था? राजस्थान में आया था। ठीक है, राजस्थान में। याद है तमिलनाडु में क्या आया था? तमिलनाडु में आपका मिड डे मील प्रोग्राम आया था। मिड डे मील प्रोग्राम आया था। और मिड डे मील प्रोग्राम पूरे इंडिया में लागू कब से हुआ था? इसका डेट आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, नाफीड क्या है आप में? नाफीड क्या है यहाँ पे 26 का? ये हो जाएगा आपका एक सहकारी संगठन है। नाफीड क्या है आपका? एक सहकारी संगठन है नाफीड। नेक्स्ट है, नाफीड का फुल फॉर्म आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, यानी हाउ मेनी टाइम्स जो आपका डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यू द इकोनॉमिक पॉलिसी इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार इकोनॉमिक पॉलिसी को रिव्यू करती है। तो कितनी बार करती है, तो यार बाई मंथली करती है, यानी 2 मंथ में एक बार करती है, तो 12 मंथ में 6 बार करेगी। तो बाई मंथली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन किसके थ्रू करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू करती है। नेक्स्ट है आय की असमानता मापी जाती है, यानी इनकम इनइक्वालिटी किससे मापते हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी जो मापते हैं हम किससे मापते हैं, तो गिनी कोफिशिएंट से मापते हैं, लॉरेंज कर्व से मापते हैं। याद रखिएगा, लॉरेंज कर्व यानी आपका गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट से मापते हैं, लॉरेंज कर्व से मापते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे गिनी कोफिशिएंट यानी गिनी कोफिशिएंट 1 है तो वहाँ पे असमानता क्या है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो वहाँ पे असमानता बहुत कम है, न के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन डन। बोन जो है, बोन के स्टडी को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। बोन के स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। 29 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरोलॉजी किसको कहते हैं, सोरोलॉजी होता है छिपकली के स्टडी को सोरोलॉजी कहते हैं। ओरोलॉजी क्या हो जाएगा, पहाड़ों को कहते हैं, पहाड़ों के स्टडी को ओरोलॉजी कहेंगे। जियोलॉजी है, भूगर्भ को कहेंगे आपका जियोलॉजी। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। द रीजन फॉर द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, यानी जो है आपका जीवों में जो विविधता का कारण होता है वो किस वजह से होता है, तो वो आपका एडेप्टेशन की वजह से होता है, अनुकूलन की वजह से होता है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता जो पाया जाता है, डाइवर्सिटी जो होता है आपका, वो एडेप्टेशन की वजह से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहेंगे, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं, यानी पादप जगत का उभयचर कह सकते हैं, जल स्थलचर यानी उभयचर कह सकते हैं अच्छा सही मायने में। तो ब्रायोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो आपका नियत तापी प्राणियों का है, तो नियत तापी प्राणियों मतलब क्या, वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कौन सा इनमें से वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा है, तो ये आपका मोर और ऊंट जो है आपका वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो यहाँ पे कौन सा है, 32 का डी हो जाएगा आपका। मोर और ऊंट जो आपका ये कैसा है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी पीकॉक एंड कैमल क्या है, एक तरह का वार्म ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो कौन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है जो कि टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच हार्मोन्स प्ले ए मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन में कौन सा हार्मोन का रोल होता है, तो थाइमोसिन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडेलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, इसको हम एडेलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। ये आपको क्या कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, चाहे आपका एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है, तो आपका एडेलिन हार्मोन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, पूछा है पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के सही में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 34 का ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले मुख से जाएगा, फिर उसका ग्रसिका में आएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर जो आपका क्षुद्रांशु आएगा, फिर बृहदान्त्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा ओरल कैविटी में जाएगा, उसके बाद ओसेफोगस में आएगा, यानी फूड पाइप होता है, ओसेफोगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। तो मुंह में खाएंगे, फिर आपका फूड पाइप में जाएगा, नीचे जाएगा, फिर जो है पेट में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में चला जाएगा। तो सिंपल है, आपका इंग्लिश में काफ़ी आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले खाएंगे, फिर फूड पाइप से जाएगा, कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, पेट के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है। अमीबा के भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका खाद्य रिक्तिया में, यानी वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा में फूड डाइजेशन जो है कहाँ पे होता है, तो आपका फूड वैक्यूल में होता है। कहाँ पे, फूड वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सूची 1 को मिलाना है, यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आंसर है आपका 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक क्या है, यानी ये है आपका कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक जो है आपका कोशिका की खोज किए थे। पुरकिंज ये आपका प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा आपका, प्रोटोप्लाज्म 4 हो जाएगा। जीव द्रव्य, रॉबर्ट ब्राउन जो आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज किए थे। और विर्चो ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत जो है किसने दिया था, विर्चो ने दिया था। तो यहाँ पे तो आपको एक चीज़ पता है कि पुरकिंजे जो आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा इंग्लिश में, फिर जो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस हो जाएगा, रॉबर्ट हुक सेल का खोज किए थे। 3 आपको तो पता ही होगा, एक विर्चो आपको देखना था, यहाँ से कोशिका की खोज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रॉबर्ट हुक आपका सेल थ्योरी से सेल डिस्कवरी ऑफ सेल जो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस और विर्चो सेल थ्योरी। नेक्स्ट है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। तो एक मैन है जो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे उसके पास टाइम नहीं होता है कि कौन सा वो ब्लड को टेस्ट कर सके, एंड तो उस कंडीशन में उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। तो उसको ब्लड ग्रुप कौन सा देंगे, ये देंगे हम ओ निगेटिव देंगे। कौन सा देंगे, डायरेक्ट ओ निगेटिव हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा, ओ निगेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती हैं। तो वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, तो टेलीकम्युनिकेशन में दूर संचार में कौन सा वेव का हम यूज करते हैं, तो ये है आपका माइक्रोवेव का यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में दूर संचार में हम कौन सा वेव का यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। मसल पेन को हम किससे ठीक करते हैं, तो इंफ्रारेड को करते हैं, याद रखिएगा। और इंफ्रारेड जो आपका किस में होता है, रिमोट कंट्रोल में भी होता है। नेक्स्ट है आपका दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। द इमेज विच इज फॉर्म ऑन द रेटिना, जो इमेज है रेटिना पे बनता है वो किस टाइप का होता है। तो वो जो रेटिना पे बनता है वो आपका वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। जाहिर सी बात है, वस्तु से तो छोटा बिल्कुल ही होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में बन रहा है। अब ब्रेन के एक छोटे से हिस्से में बन रहा है, यानी कि ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा बना है, तो जाहिर सी बात ब्रेन के छोटे हिस्से में बनेगा, तो आपका जो इसका इमेज बनेगा छोटा ही बनेगा। और कैसा होगा, बस आपको याद रखना है कि वो उल्टा होगा। तो इट इज अ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में जो आपका जो तार होता है उसकी क्या विशेषता होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर यूज इन द फ्यूज, फ्यूज में जो वायर यूज होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका जो आपका रजिस्टिविटी होता है आपका हाई होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। उसका रजिस्टिविटी हाई इसलिए होगा क्योंकि वो आपका रजिस्ट करेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ पर वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उससे वह सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो उच्च प्रतिरोधक होगा और लेकिन निम्न गलनांक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हाई होगी और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो वही होता है जो प्रेशर का होता है। तो यहाँ पे 41 का है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे समझ सकते हैं। तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है। स्ट्रेस क्या एक तरह का, स्ट्रेस जो आपका बल लगाने के कैसे क्या होता है, आपका प्रेशर हो गया। तो प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर वही होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से बताना है गलत मिलान का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा गलत मिलान है, तो ये जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाँ गलत मिलान बताना है इनमें से कौन सा है। तो ओडोमीटर क्या है, वाहन के द्वारा देखो ओडोमीटर क्या होता है ना, मील नापी कहते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे मील नापी, यानी जो डिस्टेंस को नापता है, जिस वाहन द्वारा तय की गई डिस्टेंस दूरी को, उसको ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, फिर जो है क्रायोमीटर क्या होता है, रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं आपका, क्रायोमीटर ये आपका गलत दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन बी गलत दे रखा है। वेंचुरीमीटर में द्रव्य के प्रवाह की गति मापने का यंत्र होता है वेंचुरीमीटर। अब फोनोमीटर जो आपका ध्वनि की तीव्रता होती है, फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, वेंचुरीमीटर में हम द्रव्य के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है, और ओडोमीटर में वाहन द्वारा तय की गई दूरी हो गया। आप इन तीनों को देख सकते हैं।
तो ओडोमीटर हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। फिर जो आपका वेंचुरीमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के फ्लो को हम क्या कहते हैं वेंचुरीमीटर से मापते हैं। और फोनोमीटर में फोन का मतलब क्या होता है साउंड होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापते हैं फोनोमीटर से। तो ये वाला आपका गलत है आपका क्रायोमीटर। क्रायोमीटर लो क्रायोमीटर आई थिंक होता है लो टेम्परेचर आई थिंक इस तरह से। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन? देखिए बेंजीन का ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आया हुआ है। तो बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो आपका देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से होता है। एक ये होता है, एक ये ऐसे 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 ऐसे, ये आपका बेंजीन बन गया। लेकिन ऐसे नहीं बना, एक यहाँ पे एक छोड़ के लगाएंगे फिर एक छोड़ के लगाएंगे, 3 हो गया। तो देखिए ये जो होता है ना, एक बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा कहेंगे, 2 बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा है तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, फिर ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा हो गया, 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 ये भी सिग्मा हो गया। फिर एक जो है यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया। तो 3 पाई बॉन्ड, बाकी जो है 12 जो है आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड आ रहा है और 12 आपका 43 का सी। 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा, मैंने दिखा भी दिया करके। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आदान प्रदान हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे देखेंगे इंग्लिश में, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड, यानी वैसा रिएक्शन जहाँ पे जो आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, यानी व्हाट हैपन व्हेन 2 पेजेस आर प्रेस्ड फोर्सफुली, जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, व्हेन 2 पेजेस आर प्रेस्ड फोर्सफुली, तब क्या होता है, तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, आपका फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का के एल और एम कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है के एल एम, के में कितना होता है, 2 होता है, इसमें 8 होता है और इसमें 18 होता है, ठीक है। तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो 2 8 10 18 28, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। के एल एम तीनों भरा हुआ है तो आपका 18 8 2 10 अंदर हो गया, 18 10 28। नेक्स्ट है जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो किसके लिए, तो जो आपका जल में जो आपका ऑक्सीजन मिला होता है उसके लिए होता है। तो अब देखते हैं 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 47 का सी है आपका, कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए होता है, ठीक है। तो कि जल में जो है कितना ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो उस वजह से जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा उतना कम वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ये होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है एक पैरामीटर है किसके लिए, तो वहाँ पे टू एक्सेस पॉल्यूशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉल्यूशन को लेवल को मापने के लिए। अल्टीट्यूड नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, क्या है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? व्हाट इज द मेन सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का मेन सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है इनमें से? तो ये है आपका सन है। सन जो है आपका, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, यानी सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा को एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है इन किसी भी इकोसिस्टम में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? आफ्टर ट्रांसफर, जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाता है तो एनर्जी क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम का? सेम ही होता होगा, क्या है आपका? नहीं, डिक्रीज करता है, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा
एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित करती है तो ऊर्जा क्या होती है, घटती है। यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इसी को मैं कहता हूँ ये एक सन है, यहाँ पे नीचे प्लांट है, प्लांट को बकरी खाया, अब बकरी को शेर खाया, ठीक है। अब ये प्लांट से ये कहेगा, ये जो है 1% एनर्जी लेता है प्लांट, ये इससे एनर्जी लिया 1% लिया, अब इससे जब लेगा ना तो इससे जो है इसको इसका 10% मिलेगा, इस 1% का कितना मिलेगा 10%, आइए इसमें जाएगा फिर 10%, इसी को क्या कहते हैं लिंडमान का 10% नियम कहते हैं। तो क्या हो रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, एनर्जी घट रहा है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये थी आपकी मेहर मूसा थी। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी, तो मेहर मूसा, मेहर मूसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का नाम क्या है, याद रखना, पास लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये है आपका कौन सा, शिपकिला पास, जो आपका हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला पास कहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी नाथुला और जिलेपला कहाँ पे, आपका सिक्किम में है, ठीक है। शिपकिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जिलेपला आपका सिक्किम में हो जाएगा, और जोजिला आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो सरदार सरोवर डैम जो है किसको किसको कवर करेगा, वो करता है आपका गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी भूल जाते हैं कि सरदार सरोवर डैम जो है आपका सतलज नदी पे है, आई थिंक एक बार देख लीजिएगा सरदार सरोवर डैम जो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सरदार सरोवर डैम जो है आपका किस नदी पे है, और तो ये गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को क्या करता है आपका कवर करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरदार सरोवर डैम कवर करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो है आपका ये वाला पोर्ट बनाया गया था, कौन सा, तो ये था हमारा ये आपका कांडला पोर्ट। तो आज़ादी के बाद जो है कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो कांडला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है, कांडला कहाँ पे, गुजरात हो जाएगा आपका। पहला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपका कांडला ही था हमारा। 53 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 11, 17.7 थी। कितनी थी, 17.7 थी। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था, 17.7 था। नेक्स्ट है, अब मिलान करना है 55 का, कौन सा यहाँ पे सही है। तो 55 का जो मैं बता दूँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 का डी। तो यानी सिमलीपाल कहाँ पे, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, इजी क्वेश्चन था। दिबांग जो है आपका कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। नौकरेक मेघालय में है, और कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, दिबांग अरुणाचल प्रदेश हो गया, नाम से ही लग रहा है। नौकरेक मेघालय हो गया, और आपका कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ भी देख लेते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है। दिबांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नौकरेक मेघालय में है, और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे बताना है कौन सा चयन कीजिए, सही विकल्पों का उत्तर का चयन करना है। देखते हैं पहला, अधिकांश हिमालय नदी जो है 12 मासी होती है, यानी अधिकांश हिमालय नदी क्या होती है, 12 मासी होती है, जबकि अधिकांश जो आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। तो ये तो आपका सही है कि हिमालय नदियाँ जो है पेरिनियल होती है, सदाबहार होती है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो मानसून पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, क्योंकि हिमालय जो है सबसे ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो इसलिए उनकी ढाल क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रायद्वीपीय भारत में। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये प्रायद्वीपीय नदी में जो है आपका वहाँ पे क्षरण नहीं मिलता है, ये अपोजिट कर दिया है यहाँ पे तीसरा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपेयर करना है हिमालय को। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर जो होता है पेरिनियल होता है, यानी हिमालय का रिवर जो है सालों साल पानी भरा रहता है, वाइल मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर है रेनफेड। पेनिनसुला रिवर जो होते हैं रेनफेड होते हैं, वर्षा आधारित होते हैं। स्लोप क्या होता है हिमालयन रिवर का, काफ़ी स्टीप होता है एज कम्पेयर टू पेनिनसुला रिवर। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पेनिनसुला रिवर जो है कॉज मोर इरोजन, पेनिनसुला कैसे, स्टीप ज़्यादा होगा तो इरोजन ज़्यादा करेगा, तो जहाँ पे स्टीप ज़्यादा होगा वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा। तो हिमालय रिवर का स्टीप पर ज़्यादा है तो वहाँ पे हिमालय रिवर जो है और इरोजन ज़्यादा करेगी, तो यहाँ पे गलत दे रखा है ये, तो ऑप्शन 1 और 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैडल पीक कौन से हिमालय में स्थित है, कौन से अंडमान निकोबार में स्थित है, तो यह है आपका उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान में, याद रखना है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य को चयन करना है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा तुमने जो कहे थे वही सत्य है, तुम जो कहे थे ना वो होगा। हाँ यहाँ पे ये हो जाए, तुम जो कह रहे थे वही सत्य है, नहीं तुमने जो कहा था वही सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। द्वंद्व समाज में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल देता हूँ कि 59 का हमारा आंसर है ए है, दोनों पद हो जाएगा। द्वंद्व समाज में आपको पता है माता पिता ऐसे होता है, पाप पुण्य बीच में हाइपर लगाता है शायद मेरे ख्याल से। तो द्वंद्व समाज में क्या होता है आपका, दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है, मैंने हरि को बुलाया इनमें से कौन सा कारक है, तो ये आपका कर्म कारक है। जैसे कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को लगा हुआ है तो को क्या है, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, SATELLIT ये आपका गलत हो गया। ठीक, डिसग्रेसफुल तो DISGRACFुल ये हो सकता है। कौन सा करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट है, ACC होता है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। डिसीजन DECISION ये तो आपका सही लग रहा है मेरे को। डिसग्रेसफुल यहाँ पे डबल L दे रखा है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल L रखा हुआ है, यहाँ पे एक L होगा, फिर सेटेलाइट यहाँ डबल L लगेगा लगने वाला है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक ये आपका डिसीजन 61 का D हो जाएगा, 61 का D हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम, किन में से पेन स्टेशनरी है, नोट पैड स्टेशनरी है, बुक स्टेशनरी है, बाइसिकल कहाँ से स्टेशनरी आ जाएगा, तो 62 का बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा इनमें से, असत्य कथन क्या है बताना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, जाहिर सी बात है ये आपका गलत है। आप स्टेटमेंट कि अगर प्रेसिडेंट अगर पार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो जाहिर सी बात है राज्यपाल भी किसका पार्ट होगा, विधानमंडल का पार्ट होगा, तो ये आपका गलत दे रखा है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये आपका सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य को सदस्य से हटा सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपका गलत है। प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट होता है आपका पार्लियामेंट का, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ एनी, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का ये मेंबर हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ऊपर हम गलत पढ़ लिए। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, ये आपका सही है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं आपके मेंबर हो सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, और ये जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC के नाम से कहते हैं, MIC, तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, यानी बताना है कौन सा सही है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद जो है आपका, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे, सही बात है। राजेंद्र प्रसाद जो है चंपारण सत्याग्रह में प्रेजेंट थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, भारतीय महिला थी। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी, महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, ये आपका गलत हो गया। दूसरा गलत। हाँ, तीसरा देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ये आपका करेक्ट है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जो है आपका चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सेम यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो आपका चंपारण सत्याग्रह, सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के थे। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है 66 नंबर, निम्नलिखित विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा असत्य है। पहला देखेंगे, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। सही बात है, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। सभी संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा की सीटें समान है। नहीं, लोकसभा का सीटें जो है कैसे समान हो जाएगा। लोकसभा का सीटें पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा लोकसभा का सीट होगा। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश की सीटें जो है ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। सही बात है, यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश का नाम भी दे दिया। स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सही बात है, कौन से आर्टिकल से की गई है आप मेरे को बताइएगा। 243D 243D में आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा है, मिजोरम एंड नागालैंड के पास इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट होता है। सही बात है, और ये आपका गलत दे रखा है। उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट है, ठीक है। और जहाँ पे सिस्टम रिजर्वेशन सिस्टम होता है किसमें, लोकल बॉडी में, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो आप अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुआ है तो उसमें जो आपका सीनियर मोस्ट होगा वही होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट आपके न्यायाधीश हो जाएंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों के सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा। तो कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा, तो आपका निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार हनन होगा। तो क्या है, इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ द सस्पिशन के आधार पे किसी पर्सन के हाउस का सर्च किया गया है या उसका फ़ोन टैप किया गया है और उसके डिटेल जो है पब्लिक में डाल दिए गए हैं, कौन सा राइट उसका वॉयलेट हो रहा है, तो राइट टू प्राइवेसी उसका वॉयलेट हो रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उन्हें के जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। तो जनसंख्या क्रम का कौन सा यहाँ पे सही क्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ईसाई होगा, फिर सिख होगा, फिर बौद्ध होगा, फिर जैन होगा। ऑप्शन सबसे कम जैन है यहाँ पे, 69 का सी हो जाएगा, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। सिमिलरली, पीपल विद द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी लिव इन द इंडिया, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो। रेशियो कितना है, तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है, फिर सिख है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर जैन है, जैन सबसे कम है। नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पर असत्य है। तो पहला देखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता बल्कि अंतर्धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है, सिंपल डायरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल करता है। नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भी देश दूसरे देश का कॉपी नहीं करता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में। तो यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है, पॉजिटिव पार्ट को। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंततः अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों को धार्मिक आज़ादी से नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक आज़ादी से भी है। तो चारों से ये कौन सा गलत है, ऑप्शन बी आपका गलत है। इनमें से कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है सेकुलरिज्म के बारे में, कौन सा फॉल्स है, तो ये फॉल्स है आपका। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, मियरली ए कॉपी ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ये आपका गलत दे रखा है। बाकी आपका तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई है, इनमें से बताना है। तो नेहरू रिपोर्ट में किसकी अनुशंसा की गई है, तो बताना है। पहला देखेंगे, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, 1928 में आया था। अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये तो होगा नहीं यहाँ पे, अगर आपको ये पता है, फैक्ट पता है तो।
नहीं तो आप ये भी लगा देंगे। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, ये गया, ये गया, ये भी गया। एक ही ऑप्शन बताया 2 और 3, यानी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा यहाँ पे गलत बता रहा है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था उस समय नहीं था। ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया गया है रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए आपका ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया गया है रिजर्व सीट पे। और प्रोविजन क्या था फंडामेंटल राइट का, हमारे संविधान में दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 71 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 15%, 10%, 5% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बताना है। 72 का मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 72 का बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 देखेंगे, ये भी आपका रीजनिंग है, 73 का बी हो जाएगा, इसका आ रही है। 74 में 74 का देखेंगे 74 बी हो जाएगा, इसका भी आंसर 74 का बी हो जाएगा। 75 देखेंगे, 75 जो आएगा इसका ये भी बी हो जाएगा, 4 वर्ष। 76 बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, यानी हु इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो पहले इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, तो महामाया प्रसाद थे। पहले इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, महामाया प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैंडा संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट किया था, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन राइनो, यानी राइनो को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो कब स्टार्ट किया था। यानी गैंडा संरक्षण परियोजना जो है आपका कब आया था, ये आया था 1987 में आया था, 1987 में। ठीक है, तो गैंडा संरक्षण परियोजना जो आपका 1987 में आया था, 1987। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया लोकेटेड इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी टोटल जो आपका किस में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और वो है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो कौन हो जाएगा कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट जो हो जाएगा आपका सिंपल है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि आपका पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका है। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्टी ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया था, यानी इन विच ईयर डिड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस कब घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया था 1804 में। कब किया गया था, 1804 में किया था। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी हुई है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड लेक कनेक्टेड बाय कैनाल, कौन सा लॉन्गेस्ट मैन मेड लेक है जो कि आपका कैनाल से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका कौन सा, लेक नासिर, नासिर झील, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील है नासिर झील, जो कि एक नहर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है। तो एक राज्य की राजधानी कौन सी होगी, विच इज द सिटी इन इंडिया, वह कौन सी सिटी है भारत में जो कि लोकेटेड है एट हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे अबव द सी लेवल, और वह किसी स्टेट की कैपिटल है। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गंगटोक हो जाएगा, सिक्किम सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचाई पे है जो कि एक राजधानी है। 81 का बी हो जाएगा। 82 नंबर देखेंगे, विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जो अभी भी समय समय पर फटता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड विच स्टिल इरप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी सबसे पुराना ओल्डेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है वर्ल्ड का जो अभी भी फटते रहता है। तो कौन सा है सबसे पुराना ज्वालामुखी, तो ये है हमारा आपका माउंट एटना हो जाएगा, सबसे पुराना है माउंट एटना। कहाँ पे है आप मेरे को बताएंगे, इटली में है कि इंडोनेशिया में है, आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट है ग्रीन सी टर्टल की आयुसीएन स्थिति क्या है, ग्रीन सी टर्टल की आयुसीएन स्थिति क्या है, व्हाट इज द आयुसीएन स्टेटस जो है आपका ग्रीन सी टर्टल का आयुसीएन स्टेटस क्या है। तो आयुसीएन स्टेटस जो आपका इसका दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी लुप्त प्राय है, कौन सा है, इन डेंजर बता रहा है। तो ग्रीन सी टर्टल का जो आयुसीएन स्टेटस है वो आपका इन डेंजर है, लुप्त प्राय है। नेक्स्ट है किसी देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डायजलर और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है, हेलियोस कहते हैं इसको, यानी किसी देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डायजलर और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेकर विकसित किया है, यानी विच कंट्री हैज डेवलप्ड हाई एनर्जी लेजर विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजल एंड सर्विलियंस
सिस्टम, ये कौन सा है? तो ये इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, हेलियोस। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी की है? तो एमफेक्स 2025 की मेजबानी कौन किया है? विच स्टेट होस्टेड द ट्राई सर्विस एम्फीबियन एमफेक्स 2025? तो किसने किया है? ये किया है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटका। एमफेक्स जो है 2025 कौन होस्ट किया है? कर्नाटका। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु वन द 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल? तो चेन्नई ओपन मेंस सिंगल टाइटल का विजेता कौन बना है? तो 86 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा किरियन जैक्वेट। किरियन जैक्वेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पीएम अजय योजना। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये था आपका गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। तो पीएम अजय योजना के बारे में क्या है? इसमें गरीबी का, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है एससी का उसको बढ़ाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही सापा नका झील किस देश में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली इन सपा नचा लेक विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इन लोकल इन विच कंट्री? तो सपा नाका झील जो है किस देश में है? ये जो देश है आपका, ये आपका तुर्की हो जाएगा, तुर्की है। तो सपा नाका झील जो आपका किस कहाँ पे? तुर्की में है। नेक्स्ट है किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप? मजोराना। तो मजोराना 1 जो आपका किसने लॉन्च किया है? तो 89 का हमारा आंसर है आपका ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट में। एम फॉर मजोराना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, याद कर सकते हैं, मजोराना माइक्रोसॉफ्ट। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300 ओल्ड स्टोन आर्ट विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग? यानी बिहार का कौन सा 300 साल पुराना स्टोन आर्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है आपका? तो ये है कौन सा? ये आपका गया में दिया गया है। कहाँ पे? गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो हाल ही में हुआ है जनगणना और भारत में किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स बीन रिकॉर्डेड इन द रिसेंट सेंसस? यानी सबसे ज़्यादा वल्चर का नंबर जो है किस स्टेट में है? ये है आपका वल्चर जो है आपका सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। वल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहीं पे वल्चर होगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है जम्मू कश्मीर में? तो ये है आपका अंजी खंड पुल हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में एक केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है अंजी खंड ब्रिज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबल स्टे है। 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? यानी इन विच सिटी, किस शहर में वेस्टर्न रीजनल काउंसिल मीट किया है 2025 में? तो कहाँ पे मीट किया है? ये किया आपका पुणे में। पुणे में किया है आपका वेस्टर्न रीजनल काउंसिल का मीटिंग हुआ है पुणे में। नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय आईआईटी रुड़की, कौन से रिवर को मोस्ट वल्नरेबल माना गया है? किसमें? लैंडस्लाइड के लिए। लैंडस्लाइड इंड्यूस नेचुरल डैम इन द उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड आता है तो कौन सी नदी को वल्नरेबल माना गया है? तो कि उसमें जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा वो नदी, तो वो है आपका अलकनंदा हो जाएगा, अलकनंदा नदी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना स्टार्ट किया है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च युवा निधि स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर? यानी कौन सा स्टेट जो है युवा निधि स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को? तो कौन है? तो ये है आपका अपना कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? तो आईएनएस सूरत क्या है इनमें से? आईएनएस सूरत जो है आपका वो आपका स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत क्या है? स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है।
नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया, वेयर वाज द ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज? तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फिजिकली चैलेंज पर्सन? पहले फिजिकली चैलेंज पर्सन कौन है जो पार्टिसिपेट किए हैं एक मिशन में जो कि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जॉन महामा हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस देश के? ये आपके घाना के प्रेसिडेंट चुने गए हैं जॉन महामा के जगह पे घामा। ठीक है, घामा ऐसे करके याद रख सकते हैं, घामा। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मन्नम समुदाय जो है आपका मन्नम कम्युनिटी जो आपका कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपका केरला में मन्नम कम्युनिटी जो है केरल में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला सीरीज अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दिया गया है, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।